हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। जो पेपर हमारा जून 2020 में हुआ था, उस पेपर के अंदर बायोकेमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि शिफ्ट 1 का है यानी मॉर्निंग का है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस पूरे पेपर को, तो जून 2020 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसमें यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री से पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर आए हैं 6 क्वेश्चन। तो उन सभी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करेंगे अबाउट द पार्ट बी क्वेश्चन। तो पार्ट बी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका आईडी है 11 और लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द सीरीज ऑफ द अमाइनो एसिड विद द डिक्रीजिंग पीके वैल्यू ऑफ देयर साइड चेन। अमाइनो एसिड का जो साइड चेन होता है उसकी पीके वैल्यू के बेस पर कौन सा सीक्वेंस दिया गया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जिसका सबसे ज्यादा पीके है आप उसे सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद फिर कम 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 करते हुए कौन सा सीक्वेंस में लगा हुआ है आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पर दिया है आर्जिनिन, लाइसिन, सिस्टीन और हिस्टिडिन, सभी इस तरीके से दिए हुए हैं। तो अगर आपने पढ़ा है इस टेबल के बारे में जहाँ पर दिया जाता है कि जो पीके वैल्यू है वो कितनी होगी, तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनकी साइड चेन का पीके वैल्यू होता है, जैसे कि सभी बेसिक अमाइनो एसिड का पीके वैल्यू होगा साइड चेन का, एसिडिक का सभी का होगा, साथ में जो सिस्टीन है और जो यहाँ पर टायरोसिन है। तो टायरोसिन, सिस्टीन 2 हैं हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड और 3 है बेसिक अमाइनो एसिड, उनकी ही साइड चेन के पीके वैल्यू को काउंट किया जाता है। और ये ही ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि पूरी पेप्टाइड के चार्ज में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो पीके वैल्यू होती है वो होगी यहाँ पर 12, किसका दिया है यानी आर्जिनिन की, तो सबसे ज्यादा होगी आर्जिनिन की। उसके बाद आप देख सकते हैं 12 के बाद कौन सा है, 10 है यानी कि लाइसिन। इसके बाद होता है लाइसिन, लाइसिन के बाद आप देख सकते हैं आएगा टायरोसिन, तो यहाँ आएगा टायरोसिन। टायरोसिन के बाद देखिए फिर आएगा, टायरोसिन के बाद आएगा सिस्टीन, सिस्टीन के बाद फिर आएगा 8 हो गया है, इसके बाद आएगा हिस्टिडिन, फिर आएगा हिस्टिडिन और हिस्टिडिन के बाद जो आता है वो है फिर ग्लूटामिक एसिड एंड देन एस्पेरेटिक एसिड। इस तरीके से इनको हम अरेंज कर सकते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, आर्जिनिन सबसे ज्यादा होता है, आफ्टर दैट लाइसिन, फिर सिस्टीन, फिर हिस्टिडिन। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ही इस ऑर्डर में दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है अकॉर्डिंग टू द पीकेएस वैल्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा द फर्स्ट ऑप्शन। तो इसके लिए आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए क्योंकि ये चार्ज के कॉन्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करती है, एज वेल एज ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आईडी है 12, दिया है द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय द हीमोसाइनिन कंटेनिंग Cu इज डिस्क्राइब्ड बाय, यानी कि जो हीमोसाइनिन होता है वो ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। पहले Cu जो है अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और फिर जब वो O2 से बाइंड कर लेता है तो यहाँ पर CO2 प्लस O2 नेगेटिव और Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में ये बाहर निकलता है। यानी कि पहले होता है ये अपनी Cu1 पॉजिटिव की फॉर्म में और जैसे ही ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द Cu2 पॉजिटिव फॉर्म में। तो आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉपर। इनमें से कौन सी टेक्निक है जो हमें ये बताएगी कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जब Cu अपनी +1 फॉर्म में होता है तो ये कलरलेस होता है और जब ये Cu2 पॉजिटिव बन जाता है, जब ये Cu2 पॉजिटिव बन जाता है तब ये रेड या फिर पर्पल कलर देता है, यानी कि कलर में चेंज होता है। तो कोई ऐसी टेक्निक जो कि कलर को डिटेक्ट कर सके कि पहले कलरलेस है अब ये कलर आ गया है, तो वो हमारी हेल्प कर सकता है ये बताने में कि यहाँ Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है या नहीं। और कलर को बताने के लिए यूज किया जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसका काम ये है कि कोई भी कंपाउंड आप यहाँ रखते हैं, रखने के बाद जब उसका स्पेक्ट्रम आप चेक करते हैं तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कुछ कलर जो उसके फिक्स होते हैं वो तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, इस तरीके से जो भी कलर वो देता है आपको स्पेक्ट्रम में कलर मिल जाएंगे, बाकी का जो पोर्शन है वो ब्लैक रहेगा, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो भी कलर हमें मिलते हैं उसकी हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पर होगा। मानो यहाँ हमें मिल जाए रेड और पर्पल कलर, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर है वो अपनी +2 की फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो दिस स्पेक्ट्रम इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड विद डार्क बैंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट टू रीच हायर एनर्जी स्टेट। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी। तो देखो ये कॉपर है,
टू पॉजिटिव फॉर्म में, मैंने बता दिया है कि ये टू पॉजिटिव फॉर्म में है। इसके जो एटम्स होते हैं, जैसे ही यहाँ हम लाइट को फोल्ड करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो ग्राउंड स्टेट से चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, और जब वो एक्साइटेड से फिर से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो कुछ एनर्जी को इमिट करते हैं, और वो जो एनर्जी इमिट होती है, वो जो लाइट इमिट होती है, वो हमें स्पेक्ट्रम पर दिखाई देती है, जिसके बिहाफ पर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो हमारा कंपाउंड कौन सा होगा। ठीक है, तो ये बताने के लिए कि कॉपर अपनी कौन सी स्टेट में है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 13, अ स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर ऑफ द अल्फा एंड बीटा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज इन वाटर एग्जिबिट, यानी कि यदि आप डी ग्लूकोज का जो अल्फा और बीटा एनोमर होता है उसको अगर वाटर में रखते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अल्फा और बीटा एनोमर क्या होते हैं। तो जो डी ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज में क्या है कि देखो, डी कैसे कहोगे आप, यदि जो सेकंड मतलब लास्ट से जो सेकंड कार्बन है उस पर अगर OH राइट साइड में आया हुआ है तो आप कहोगे D, और अगर लेफ्ट साइड में आता है तो आप कहेंगे L ग्लूकोज। तो यहाँ पर दिया है D ग्लूकोज, इसलिए जो OH है सेकंड कार्बन पर, लास्ट सेकंड कार्बन पर जो OH है वो राइट साइड में है। तो जब ये D ग्लूकोज, अभी तो ये अपनी लीनियर चेन में है, जब ये सर्कुलर फॉर्म में हो जाता है, रिंग बना लेता है, तो यहाँ पर दो तरीके की रिंग बनती है। एक में ये होता है कि ये जो OH है ये नीचे आता है, और एक में ये होता है कि ये अबव द प्लेन, यानी कि OH ऊपर आता है। तो यदि OH ऊपर होता है तो उसको आप कहेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, और अगर ये नीचे रहेगा तो आप कहोगे इसका अल्फा एनोमर। और ये जो दोनों हैं इनको एनोमर बोलते हैं। ठीक है, तो जो अगर नीचे आएगा, बिलो द प्लेन आएगा, तो आप उसको कहेंगे अल्फा एनोमर, अगर ऊपर आएगा तो कहेंगे आप उसको बीटा एनोमर। तो यहाँ पर जब आप डी ग्लूकोज के दोनों एनोमर को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है। तो देखो यहाँ पर द अल्फा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 112 डिग्री इन द वाटर, एंड द बीटा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 19 डिग्री। मतलब कि ये जो अल्फा एनोमर है ये पानी के अंदर जो रोटेशन करता है वो 112 डिग्री है, और ये जो बीटा एनोमर है ये 19 करता है। तो इसका जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, मतलब ये कितना ऑप्टिकल होंगे, वो डिपेंड करेगा इन दोनों की जो अलग अलग एक्टिविटी है उसके सम पर, यानी कि 112 है और 19 है, तो इनके अमाउंट पर भी डिपेंड करता है कि किसका अमाउंट ज्यादा है, तो उसके बिहाफ पर ही जो नेट ऑप्टिकल रिएक्टिविटी है वो उनकी आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है नेट ऑप्टिकल रोटेशन प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटीज ऑफ ईच द एनोमर। हर एक एनोमर की जो अलग अलग ऑप्टिकल एक्टिविटी है उनके सम के बराबर होता है नेट ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये स्टेटमेंट ही हमारा सही हो जाएगा। सेकंड में लिखा है नो ऑप्टिकल एक्टिविटी एज द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन आर अपोजिट एंड दे कैंसिल ईच अदर। तो कैंसिल तो नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा का रोटेशन जो है ऑप्टिकल रोटेशन वो अलग है, बीटा का अलग है। अगर बिल्कुल बराबर होता है तो ही वो कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि दोनों की जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है, तो वो कैंसिल आउट तो नहीं करेंगे। थर्ड में लिखा है नो ऑप्टिकल एक्टिविटी एज द अल्फा और बीटा एनोमर एग्जिस्ट इन द लीनियर फॉर्म दैट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो गलत बात है, अल्फा और बीटा एनोमर जो होते हैं वो लीनियर फॉर्म में नहीं, वो रिंग फॉर्म में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। नो ऑप्टिकल एक्टिविटीज एज दे फॉर्म अ रेसिमिक मिक्सचर। देखो रेसिमिक मिक्सचर कब बनता है, यदि वहां पर डी और एल फॉर्म होती है तब उसको बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर, लेकिन यहाँ दिया है अल्फा बीटा एनोमर, तो ये रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनाएंगे, ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत। तो यानी हमारा इसके लिए है सही आंसर द फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन आईडी 14, द रेट कांस्टेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ अ सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट इज 10⁻⁻⁴ per second, while the reverse rate constant is 10⁻⁻⁶ per second. An enzyme enhances the rate of this reaction by 100-fold. The equilibrium constant for this enzyme catalyzed reaction is. यानी कि आपके पास ये एक रिएक्शन दिया है जो कि फॉरवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी जाता है, लेकिन दोनों का जो रेट है वो डिफरेंट है। जब वो फॉरवर्ड मूव करता है तो उसका रेट होता है 10⁻⁻⁴ पर सेकंड, जब वो बैकवर्ड आता है तो उसका रेट होता है 10⁻⁻�6 पर सेकंड। अब आपने वहां पर एक एंजाइम डाल दिया है, जो ये जो एंजाइम है ये इनकी एक्टिविटी को 100-फोल्ड इंक्रीज कर देता है। अब आपसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, यानी एंजाइम डालने के बाद जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला है कि जो इक्वेशन फॉरवर्ड गई है उसका कांस्टेंट और जो इक्वेशन बैकवर्ड आई है उसका कांस्टेंट, इन दोनों का जो रेशियो आप लेंगे तो वहां आप निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या होगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ए सबस्ट्रेट है जो कि कन्वर्ट हुआ है बी में और 10⁻⁻⁴ उसका कांस्टेंट रेट है।
बी से जब वो ए में आया है तो 10 टू द पावर -6 है, लेकिन जो एंजाइम है डालने के बाद वो 100 फोल्ड इंक्रीज कर देता है। तो आपने एक बात सुनी होगी कि ये जो एंजाइम होते हैं कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को या फिर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इक्विलिब्रियम जो है वो अपने टाइम पर रहेगा, लेकिन ये जो एंजाइम हमने ऐड किया है वो ऐसा नहीं कि उसके इक्विलिब्रियम को ही डिस्टर्ब कर देता है। तो देखो यहाँ पर भी 100 फोल्ड ये इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर भी ये 100 फोल्ड ही इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करते हैं 10 टू द पावर -4 इंटू 100, हम यहाँ से निकाल सकते हैं फॉरवर्ड के लिए कांस्टेंट। ये क्या आ जाएगा, देखो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो इसका मतलब है 1 और नीचे 4 zeros और मल्टीप्लाई 100, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2। तो जो फॉरवर्ड का रेट है वो 10 टू द पावर -2 आएगा आफ्टर एडिशन ऑफ द एंजाइम, और बैकवर्ड के लिए क्या आएगा 10 टू द पावर -6, और कितना फोल्ड इंक्रीज किया है 100 फोल्ड इंक्रीज किया है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो मतलब यहाँ पर 6 zeros आएंगी और ऊपर आएगा 100। तो अब आप इनको कट कर देंगे तो 4 zeros यानी कि 10 टू द पावर -4 रेट आया है फॉर द बैकवर्ड। अब हम इसको अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ऊपर रखेंगे 10 टू द पावर -2 और हम नीचे रखेंगे 10 टू द पावर -4। तो इसका मतलब है, देखो मैं इसको अगर सिंपली सोल्व करूं तो ऊपर तो आएंगी 4 zeros और नीचे आएंगी 2 zeros, क्योंकि 10 टू द पावर -2 का मतलब है 1/10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 2 का मतलब 100। तो इस तरीके से कट जाएगा, बचेगा 100। तो यानी कि जो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए वो 100 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो पार्ट बी के चारों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अब बात करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चन की। क्वेश्चन आईडी है 61। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड टू सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट अपना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और फिर बनता है प्रोडक्ट, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है उसके रिगार्ड में आपसे पूछा है। फर्स्ट में लिखा है एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम द रिएक्शन रेट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो सबसे पहले 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे, एक में रखा गया, एक बीकर के अंदर जो एंजाइम है उसको कांस्टेंट रखा गया और दूसरे बीकर के अंदर सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखा गया। फर्स्ट बीकर में एंजाइम को कांस्टेंट रखा है और धीरे धीरे डाला गया है सबस्ट्रेट, तो देखने में आया है कि जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज होता है। और सेकंड बीकर में हमने सबस्ट्रेट को कांस्टेंट रखा है और धीरे धीरे डाला है हमने एंजाइम, तो वहां पर भी देखने को मिला है कि जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वहीं से एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि यदि आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं और वहां पर ऐड करते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज होता है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट वन। बी में लिखा है एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हैज अ मैक्सिमल वेलोसिटी, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमने एंजाइम डाल दिया है, अब आप उसे कहेंगे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उनकी मैक्सिमल वेलोसिटी होती है। जैसे कि जो मेंटन का ग्राफ होता है उसमें भी हम देखते हैं, यहाँ पर देखो पहले मैं बता देती हूँ कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन दिया है यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, तो जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो रेट जो है रिएक्शन का वो भी इंक्रीज होता है। तो ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो इस चीज़ को बताता है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट जो रिएक्शन का वो भी इंक्रीज होता है। अब कोई ऐसी रिएक्शन जो कि एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसके पास उसकी एक मैक्सिमल वेलोसिटी भी होती है, मतलब ये वो वेलोसिटी है जो कि मैक्सिमम है, उससे ऊपर वेलोसिटी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है उसके पास मैक्सिमल वेलोसिटी होती है जिसको हम वी मैक्स बोलते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। At constant concentration of enzyme and substrate, an increase in the reaction rate is observed। यानी इसमें लिखा है यदि आप सबस्ट्रेट को भी कांस्टेंट कर देते हैं और एंजाइम को भी कांस्टेंट कर देते हैं और फिर भी आप देखेंगे कि वहां पर जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज कर रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपको किसी एक को तो कांस्टेंट रखना होगा और एक को ऐड करना होगा, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते या घटाते रहना होगा यदि आप रिएक्शन के रेट को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ दोनों ही चीजें कांस्टेंट कर दी हैं तो वहां कभी भी रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
डी में लिखा है एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब कि यदि वहां पर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हाई कर देते हैं तो वो जो एंजाइम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। मैंने फर्स्ट में बताया है कि यदि आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का रेट भी स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होता ही होता है। देखो इस ग्राफ में भी आपको दिखाया है कि स्टार्टिंग में तो चीज इंक्रीज होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद ये बिल्कुल सैचुरेट हो जाता है, यानी फिर चाहे आप वहां कितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर दें ये इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो इसमें मेंशन भी नहीं किया है कि ये स्टार्टिंग वाली बात कर रहा है या फिर लास्ट वाली, और अगर हम स्टार्टिंग को लेके चले तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का उस रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें लिखा है कि नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारा ए सही है और बी सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 62, एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन कंपेयरिंग प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन ट्रांसफर रिएक्शन यील्ड द फॉलोइंग काइनेटिक डेटा, यानी कि इस ट्रांसफर को देखा गया और यहाँ पर हमें कुछ डेटा मिला है। के कैट दिया गया है आपको, के एम दिया गया है, फिर दूसरा के कैट और के एम दिया गया है। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टर्न ओवर नंबर फॉर प्रोटॉन ट्रांसफर एंड टर्न ओवर नंबर फॉर द ड्यूटेरॉन ट्रांसफर एंड द काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब आपसे यहाँ टर्न ओवर नंबर पूछा है, और अगर आपको पता है फॉर्मूला तो टर्न ओवर नंबर का जो फॉर्मूला होता है ये है के कैट अपॉन के एम। तो यहाँ बस आपको इन दोनों को डिवाइड करना था। देखो प्रोटॉन के लिए अगर बात करें, प्रोटॉन के लिए टर्न ओवर नंबर की अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर के लिए, तो के कैट कितना दिया है, यहाँ दिया है 70.7, तो ये 70.7 हो जाएगा, और के एम इसके लिए दिया हुआ है 1.03। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी होगी, हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो मिली मोलार में दिया है, लेकिन हमसे पूछा है केवल मोलार में। देखो मोलार पर सेकंड, मतलब पर मोलार पर सेकंड में दिया है, तो के कैट तो पर सेकंड में ही है, उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो के एम है वो हमें मिली मोलार में दिया है, लेकिन पूछा मोलार में है, तो हमें मिली मोलार को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोलार में। ठीक है, तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ऐसे ही अगर टर्न ओवर नंबर ऑफ ड्यूटेरॉन की बात करें, ऊपर आएगा के कैट जो कि दिया है 10.3, ये दिया है 10.3, और नीचे के एम की बात करें तो इसमें के एम दिया हुआ है 1.06 इंटू 10⁻3। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, बस के कैट के एम रखना है। थोड़ा सा जो ट्रिकी पार्ट है वो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसमें थोड़ा सा फंस सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी दिया हुआ है। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो आप कर सकते हैं, वैसे मैंने पहले ही करके रखी हुई है। इसमें जो 68640, तो इसका आएगा 68640, और ये जो सेकेंड वाला है इसका आएगा 9717 तो यहाँ पर जो प्रोटॉन का ट्रांसफर है उसके लिए टर्न ओवर नंबर ये आया है, और जो ड्यूटेरॉन है उसके लिए ये आया है, यानी कि यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आईडी है 63। यहाँ पर आपको दिया है द फर्स्ट स्टेप इन द बायोसिंथेसिस ऑफ वेलिन बिगिन विद द एंजाइम कैटालाइज कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इफ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, यानी हमें वेलिन बनाना है और वेलिन बनाने के लिए हमें पायरुविक एसिड देना पड़ता है। तो वहां पर 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं पायरुविक एसिड के, लेकिन वो डिफरेंट आइसोटोप हैं, यानी एक में कार्बन हमने 13 आइसोटोप का लिया है, एक में कार्बन हमने 12 का लिया है। इसके बाद आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट फॉर द रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द करेक्ट आइसोटोप इनकॉर्पोरेशन पैटर्न ऑफ द प्रो आर एंड प्रो एस डायस्टीरियोटोपिक मिथाइल ग्रुप इन द वेलिन। यानी कि हमें चीजें दी गई हैं दो, एक 13 कार्बन का आइसोटोप ऑफ द पायरुविक एसिड और एक 12 कार्बन का आइसोटोप फॉर द पायरुविक एसिड, और प्रोडक्ट भी यहाँ पर दो बने हैं, एक बनेगा प्रो एस और एक बनेगा प्रो आर। आपको बताना है कि कितना कंसंट्रेशन यानी कितना परसेंटेज रहेगा प्रो एस का और प्रो आर का। तो यहाँ पर ये जो प्रो एस और प्रो आर वर्ड आया है, वैसे इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि प्रो एस और प्रो आर का मतलब क्या होता है। देखो प्रो का मतलब है प्रो कायरल, मतलब प्रो कायरल मॉलिक्यूल आर दोज दैट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम ए कायरल टू द कायरल इन अ सिंगल स्टेप, यानी कोई आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ए कायरल है, लेकिन एक स्टेप होते ही वो कायरल में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर कार्बन है, कार्बन से R1 डिफरेंट ग्रुप है, R2 भी डिफरेंट है, लेकिन 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इस वजह से ये ए कायरल हो गया है। लेकिन यदि आप एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, एक स्टेप लगेगा आपको हटाने में, और यहाँ आपने डी ऐड कर दिया है, तो ये बन गया है कायरल कार्बन, जबकि ये क्या था प्रो कायरल। तो मतलब ऐसा एक कायरल कंपाउंड जो कि एक सिंगल स्टेप होते ही
कायरल में कन्वर्ट हो सकता है उसको आप प्रो कायरल कार्बन कहते हैं। और एक ऐसा कार्बन जिसको कायरल में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप लगते हैं तो उसको आप प्रो कायरल बोल देते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हमें रिएक्शन में दिया है कि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल लिए हैं, बहुत सारी रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने के बाद हमें मिला है वेलिन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन में हमने दिया है वो एक 13 कार्बन का आइसोटोप है और एक 12 कार्बन का है। और वेलिन भी जो हमें मिले हैं वो एक प्रो एस मिला है और एक मिला है प्रो आर। आपसे पूछा है कितना परसेंटेज होगा, तो देखो यहाँ पर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं बिटवीन द 13 कार्बन और 12 कार्बन। अगर कोई ऐसा एंजाइम हो जो ये देख सकता है कि 13 कार्बन है या फिर 12 है या फिर मुझे केवल 12 कार्बन ही लेना है, 13 नहीं लेना है, तो हो सकता है कि जो वेलिन हमें मिलेंगे उनकी जो परसेंटेज है वो वेरी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, कोई भी कार्बन हो, आइदर 13 हो आइदर 12 हो, वो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे और उससे वेलिन की फॉर्मेशन करेंगे। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखो कितने चांस हो सकते हैं। हमने प्रो एस लिया जो कि, एक मिनट रुकिए, हमने लिया प्रो एस जो कि 13 कार्बन का है और हमने लिया प्रो आर जो कि 13 कार्बन का है। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि दोनों 13 कार्बन के बन जाएं। सेकंड ये हो सकता है कि प्रो एस भी 12 का हो जाए और प्रो आर भी 12 का हो जाए। थर्ड ये हो सकती है कि प्रो एस तो हो जाए 12 का लेकिन प्रो आर जो है ये बन जाए 13 का। और फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है कि प्रो एस जो है वो 13 हो जाए और प्रो आर जो है ये 12 हो जाए। इससे अलग कोई कंडीशन नहीं होगी। तो हमें 4 कंडीशन मिल सकती हैं। टोटल 100% है तो यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी सभी की। तो 25, 25, 25 और ये भी हमें मिलेगा 25%। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन जो हमें थर्ड दिया है सभी क्या है, प्रो आर भी 13, प्रो एस 12, ये 12, ये 13, ये 13, ये 13, ये 12, ये 12 और सारे 25% में मिलेंगे। यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका आईडी है 64। The following disulfide bond containing peptide was digested using the trypsin. How many peptide fragment will be produced by the digestion? यानी कि ये जो ट्रिप्सिन होता है, यदि इस पेप्टाइड को हम ट्रिप्सिन से ट्रीट करवा देते हैं तो हमें कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे। क्योंकि ट्रिप्सिन क्या है, एक प्रोटीएज है जो प्रोटीन को कट कर देता है, डिग्रेड कर देता है। तो यदि हम उसको ट्रीट कर देते हैं तो हमें कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिप्सिन होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं कट करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से कट कर देगा। पहली बात ये होती है कि कट आफ्टर ओनली लाइसिन और आर्जिनिन। अगर हमारी जो पेप्टाइड है उसमें जो आर्जिनिन है या फिर लाइसिन है, आर्जिनिन मतलब आर और लाइसिन मतलब के, तो वो केवल उनके बाद ही कट करता है। ये भी बात याद रखनी है कि उनके बाद में कट करेगा। मतलब जैसे देखो यहाँ आर्जिनिन है तो इस तरीके से बॉन्ड होता है, इस तरीके से, तो वो यहाँ कट करेगा। सेकेंड इसका रूल है कि प्रोलिन शुड नॉट प्रेजेंट आफ्टर लाइसिन एंड आर्जिनिन। यानी देखो जैसे आर्जिनिन आ गया है तो यहाँ प्रोलिन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ प्रोलिन हो गया है तो ये कट नहीं करेगा। ठीक है। और थर्ड रूल इसका ये है कि लाइसिन एंड आर्जिनिन शुड नो ऑन द टर्मिनल। यानी कि ये कोई पेप्टाइड है और पेप्टाइड के बिल्कुल लास्ट में दे दिया है आर्जिनिन, तो ये यहाँ पर भी कट नहीं करेगा। मतलब वो टर्मिनल पर नहीं होने चाहिए और उनके बाद प्रोलिन नहीं होना चाहिए और वो कट करेगा केवल लाइसिन और आर्जिनिन के बाद में। तो अगर ये बातें सभी आपको क्लियर हुई हैं तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्जिनिन और लाइसिन है कहाँ। तो एक कट तो यहाँ लग सकता है क्योंकि ये लाइसिन है और लाइसिन के बाद में यानी कि यहाँ लगेगा कट। ठीक है, तो एक कट तो यहाँ लग सकता है। उसके बाद देखिए आर्जिनिन है लेकिन प्रोलिन आ गया है बाद में, तो यहाँ कट लग सकता था लेकिन प्रोलिन के कारण अब नहीं लगेगा। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ है लाइसिन, तो एक कट यहाँ लगेगा। टायरोसिन जो ट्रिप्सिन है एक कट यहाँ लगाएगा। इसके बाद देखिए एक कट यहाँ लगेगा क्योंकि ये आर्जिनिन है। तो मतलब ये जो टायरोसिन नहीं, जो ट्रिप्सिन जो है ये 3 जगह कट लगाएगा। तो जैसे ही यहाँ कट हुआ है तो एक फ्रेगमेंट तो हमें ये मिल जाएगा। यहाँ कट लगा है, एक फ्रेगमेंट हमें यहाँ मिल जाएगा। और ये बाकी जो बचा है, वैसे तो हमें ये इस तरीके से मिलना चाहिए था लेकिन ये फिर से जुड़ा है एक और डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और ये जो ट्रिप्सिन है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को कट नहीं करता है, तो ये भी ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो हमें जो तीसरा फ्रेगमेंट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये कंप्लीट आएगा। इसके बाद ये इससे जुड़ा है और यहाँ से ये कट गया है तो मतलब ये भी आएगा,
ये भी आने के बाद ये कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड है। और देखो ये वाला पोर्शन यहाँ से तो कट हो गया है लेकिन फिर भी यहाँ से तो जुड़ा है, तो ये सारा ही आएगा इस तरीके से यहाँ, ठीक है, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण। तो एक फ्रेगमेंट हमें यहाँ मिला है, दूसरा ये पूरा बड़ा मिलेगा और थर्ड जो फ्रेगमेंट है वो हमें यहाँ मिलेगा। तो यानी कि टोटल आपको 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे इस चेन के अंदर, मतलब जब आप इसको कट करेंगे। तो थर्ड यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 65 से दिया है 100 रेजिड्यू लॉन्ग प्रोटीन हैज अ सिंगल क्रोमोफोरिक रेजिड्यू टायरोसिन। आपके पास एक प्रोटीन है 100 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है और उसमें केवल एक ही क्रोमोफोरिक रेजिड्यू यानी कि टायरोसिन है। The UV absorption of this protein and a homologous protein also with a single tyrosine residue was monitored at the 280 nanometer at different pH condition। यहाँ पर उनका UV absorption देखा गया 280 नैनोमीटर पर और साथ साथ पीएच की कंसंट्रेशन भी वहां पर रखी गई, अलग अलग पीएच की कंडीशंस रखी गई, जैसे कि आपको ग्राफ में दिया भी हुआ है। तो यहाँ 2 प्रोटीन लिए गए हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर है, बस छोड़कर एक चीज को कि जो टायरोसिन है उनकी पोजीशन डिफरेंट है। मतलब जो दूसरा है वो भी 100 से मिलकर बना हुआ है, उसमें भी केवल एक ही टायरोसिन है, लेकिन उस टायरोसिन की जो पोजीशन है वो फर्स्ट वाले प्रोटीन से डिफरेंट है। और फिर देखा गया है इसका यूवी एब्जॉर्प्शन एट द 280 नैनोमीटर का वेवलेंथ है और पीएच की जो कंडीशन है वो भी अलग अलग रखी गई हैं। जैसे देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर भी इस तरीके से पीएच की अलग अलग कंडीशंस ली गई हैं। अब यहाँ आपसे पूछा है द लोकेशन ऑफ द टायरोसिन रेजिड्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंस इज शोन बिलो। मतलब इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि ए के अंदर टायरोसिन कहाँ पर है और बी के अंदर टायरोसिन कहाँ पर है। अब आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनलाइज द डिफरेंस इन द 2 pH टाइट्रेशन। मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ये बता रहा है कि जो दोनों का एब्जॉर्प्शन आया है वो डिफरेंट पीएच पर आया है, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप इस ग्राफ में ही ढूंढ सकते हैं। यहां पर आपको दिया है पीएच कंडीशन, यहां पर भी दिया है पीएच कंडीशन। ये ए प्रोटीन है, ये बी प्रोटीन है। आप देख सकते हैं कि ए प्रोटीन के अंदर एक ही टायरोसिन है, बी के अंदर भी एक ही टायरोसिन है। ए के अंदर जो टायरोसिन है वो 75 पोजीशन पर है, जबकि बी के अंदर जो टायरोसिन है वो 50 पोजीशन पर है। और हम ये भी देख सकते हैं कि इस पोजीशन के कारण ही जो ए प्रोटीन है उसका एब्जॉर्प्शन देखा गया है 10 और 11 पीएच के बीच में, जबकि बी का देखा गया है 11 और 12 पीएच के बीच में। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही मेंशन किया है कि बिल्कुल होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस आया है वो उनकी टायरोसिन की पोजीशन के कारण ही आया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इस बात को बताता है। सेकंड में लिखा है लोकेशन ऑफ द टायरोसिन रेजिड्यू इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली उनकी जो डिफरेंट पीएच टाइट्रेशन आई है वो इसलिए आई है क्योंकि इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो टायरोसिन का रेजिड्यू है उसका लोकेशन डिफरेंट है। तो यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट में लिखा है रिमूवल ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टायरोसिन अबव पीएच 11। इसके बारे में हमें इस ग्राफ में कुछ नहीं दिया हुआ है। थर्ड में लिखा है पीएच डिपेंड चेंज इन द एब्जॉर्प्शन इन द पॉलीपेप्टाइड मेन चेन। मतलब जो पॉलीपेप्टाइड की जो मेन चेन है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो पीएच पर डिपेंड होकर चेंज करती है, ऐसा नहीं वो टायरोसिन पर डिपेंड कर रही है। और फोर्थ में दिया है हाइड्रोलाइज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड एज अ फंक्शन ऑफ पीएच। इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया है। तो यानी कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन रीड करना है, इस ग्राफ को मतलब एनालाइज करना है और अपने आंसर पर जाना है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा द सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आईडी है 66। यहाँ आपको दिया है द 15 बेस पेयर्ड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल शोन बिलो इज डिसॉल्व इन एन एक्वस बफर ऑफ पीएच 7.3। यहाँ पर आपको 15 बेस पेयर का एक न्यूक्लिक एसिड दिया गया है जिसको डिसॉल्व किया है एक एक्वस बफर में जिसका पीएच कितना है 7.3 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। तो इट कैन बी अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इन द बी फॉर्म हेलिक्स। तो देखो मैं आपको बता देती हूं कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सकता है। आइदर ए फॉर्म भी हो सकता है, बी फॉर्म भी हो सकता है और जेड फॉर्म भी हो सकता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए की, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है वो हमेशा ही हमें ए फॉर्म में दिखाई देता है। वो बी फॉर्म को और जेड फॉर्म को एक्वायर नहीं कर सकता, केवल ए फॉर्म में ही हमें वो दिखाई देता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में केवल ये कॉन्सेप्ट आपका लगना था। हालांकि कंफ्यूजन पॉइंट भी है क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे कि यूरेसिल प्रेजेंट है तो आप केवल ये टिक करेंगे कि वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए ही होगा।
डीएनए को आप पहले ही कट कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो बी फॉर्म ए फॉर्म दिया है वो चेक करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डीएनए को मॉडिफाइड करके उसका टी हटाकर हम यू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ होगा कि जो हमें न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ है इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और टी की जगह पर हमने यू लगा दिया है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बी फॉर्म में और जेड फॉर्म में होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में लिखा है इट कैन बी अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसके पास बी फॉर्म हेलिक्स है, बिल्कुल हो सकता है। इट कैन बी अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इन ए फॉर्म हेलिक्स, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो ए फॉर्म को भी ले सकता है, बी फॉर्म को भी ले सकता है। थर्ड में लिखा है इट कैन बी अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल इन एन ए फॉर्म हेलिक्स, तो ये बात भी सही है कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो ए फॉर्म हेलिक्स को एक्वायर कर सकता है, तो ये भी सही है। अब फोर्थ में लिखा है इट कैन बी डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल इन बी फॉर्म हेलिक्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो बी फॉर्म हेलिक्स में नहीं मिलता है, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है फोर्थ वन ये गलत हो जाएगा, पूछा भी गलत ही है, यानी फोर्थ स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।